तो चलिए लेट ना करते हुए हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट के रूप में सुभाष जी। सुभाष जी का स्वागत करते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी जय को हिंद। और न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म की इस संगठन को और ये जो प्रोग्राम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष इसका जो आज पराक्रम दिवस जो भारतवर्ष की प्रधानमंत्री जी 2021 में इसका संचालन की थी और इसी के आधार पे आज सुभाष चंद्र बोस जी का जो एक योग्य पुरुष थे और उनका नेतृत्व था, इसी के आधार पे हमारी कुछ विचार आपके समक्ष मैं पेश करूँगा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ दिनेश जी को और उनके न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म को जो इतने अच्छे एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हम उनके विचार जो सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी नाम से हम जाने जाते हैं, आज इसी के आधार पर ये प्रोग्राम है। सुभाष चंद्र बोस आज की ये जो दिन है, आज 23 जनवरी है। आज के दिन में 1897 में कटक के एक जगह में उनका जन्म हुआ था, जो उस समय में ये जो बंगाल प्रोविंस के अंतरिक्ष थे, उस समय जो ब्रिटिश राज चल रहे थे, उस समय ब्रिटिश जो हमारी देश को संचालित करते थे, ब्रिटिश हमारी पूरे भारत को ऐसी प्रतियोगिता के हिसाब से चलाते थे। तो उस समय ये एक महान पुरुष का जन्म हुआ और ये महान पुरुष देखते देखते विश्व में नहीं, भारतवर्ष के साथ साथ और पूरे विश्व में छा गए और इसी के आधार पे आज ये जो दिवस हम नेताजी सुभाष चंद्र जन्म जो दिवस हम पालन कर रहे हैं, आज 125 भी उनका जन्म दिवस हम पालन कर रहे हैं और हमारी ये पूरे देश 135 करोड़ की देशवासी उनसे इंस्पायर होके और आने वाले पीढ़ी भी उनसे इंस्पायर होके उनकी आइडियोलॉजी लेके हम एक अच्छे देश, एक अच्छे सुरक्षित देश हम बना पाए और इसी के आधार पे हमारी ये आज की आहिस्ता मैं उनके बारे में और भी कहूँगा कि वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। उन्होंने जब जन्म लिया इस भारतवर्ष में इस एक ऐसे पुण्य भूमि है, हम गर्व से महसूस करते हैं कि इस भारतवर्ष में भी हमारी भी जन्म हुआ, ये भी हमारी पुण्य भूमि है। उस समय ब्रिटिश राज चल रहे थे, चारों ओर हमारी जो देश, हमारी ये जो भारतवर्ष ये जो देश ब्रिटिश राज से चलते थे। उस समय ब्रिटिश ने हमारी देश को लूटा, चारों ओर से हमारी देश की सब कुछ, हमारी जो कल्चर के साथ साथ हमारी जो संपत्ति, सब कुछ उन्होंने लूट के हमारे देश से बाहर चले गए और उस समय उन्होंने एक पुण्य भूमि पे, भारत पुण्य भूमि को उसका जन्म हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके पिता एक जानकीनाथ जो एक उस समय के वकील थे, उनके माता का नाम था प्रभावती देवी, जो उस समय के एक घरेलू काम के व्यस्त थे और ये जो सुभाष चंद्र बोस, हम जिसको नेताजी नाम से जाने जाते हैं, उसका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने वो जो एजुकेशन में अच्छी पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी थी और हर क्लास में वो अव्वल आते थे और ऐसे करते करते वो कोलकाता में जो साउथ 24 परगना है, आज की जो कोलकाता में है, वहाँ पे उसका दाखिला हुआ। उस समय उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से जाने जाते हैं, वहाँ की स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने अपना डिग्री हासिल की। उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जी हाँ, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी सब कुछ देखते थे, क्योंकि और उनके घर में उनके पिता जब एक अच्छे वकील थे, एक एडवोकेट थे, इसलिए उनका जो
भारत की जो उस समय की जो लॉ है, क्या देश के खिलाफ कितने जाते हैं, देश के हित के लिए, इनके पास ये ज्ञान था। और इसी के लिए उन्होंने भारत में देखा कि जो अंग्रेज का, जो ब्रिटिश का जो जुल्म होता था, उनके खिलाफ उन्होंने गांधी जी की जो उस समय गांधी जी जो भी एक अच्छे देश प्रेमी थे, वो भी देखे और उन्होंने जो मूवमेंट चला रहे थे, उस मूवमेंट से उन्हें प्रभावित हुए और वो भी देश के साथ, इस देश हित में, यंग जनरेशन के साथ-साथ वो भी देश हित में अपना जीवन निछावर करने लगे। और ऐसे करते-करते उनके 1919 में उन्होंने और भी पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो पढ़ाई की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब वो पढ़ रहे थे, उस समय वहाँ के जाके मॉरल साइंस, जो हम कहते हैं कि मॉरल साइंस एंड साइकोलॉजी पे वो पढ़ाई कर रहे थे। तो करते-करते उस समय उनको लगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जब हम कहते हैं कि यूपीएससी, अब हमारी ज़माने की जो यूपीएससी है, तो उस समय 1920 में आपको जान के ये खुशी होगी कि उस समय वो यूपीएससी, ये जो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो होता था इंग्लैंड में, यानी कि लंदन में। तो लंदन में एकमात्र भारतीय, उस समय में एकमात्र भारतीय सुभाष चंद्र बोस ने वो इम्तिहान क्रैक किया। आप जानते हो यूपीएससी इम्तिहान क्रैक करना कितना मुश्किल है, खास करके उस समय में सब जो यूपीएससी आईएएस की इम्तिहान देते थे, सब वहाँ की जो ब्रिटिश से आते थे, लेकिन एकमात्र ये इंसान थे, सुभाष चंद्र बोस ने 4th रैंक किया और इम्तिहान क्रैक किया 1920 में। उसके बाद उनको लगा कि ब्रिटिश की जो चाल, ब्रिटिश की जो पॉलिसी, इसके और ईस्ट इंडिया की जो सोच, इससे कैसे हम बाहर आए, इसके लिए उन्होंने 1921 में आईएएस की ये जो तैयारी की, आईएएस की क्लियर किया, उन्होंने ये जॉब छोड़ दी, ये रिजाइन दी थी। और रिजाइन देने के बाद उन्होंने उनका जो जीवन पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया, 1921 में वो भारत फिर से वापस आए और उन्हें गांधी जी से मिले और गांधी जी के विचारधारा से वो भी प्रभावित हुए और उसके बाद आहिस्ता करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने योगदान दी। और ये उस समय जो रिवोल्यूशनरी चल रहे थे, उस समय जो ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहे थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया और आहिस्ता करते ऐसे एक अच्छा उन्होंने अपना पकड़ बना लिया था। उसके बाद कांग्रेस में, आईएनसी में 1938 में उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया। इसके लिए उन्होंने बहुत ही उनका योगदान दिया। ये उनका योगदान इतना देर तक था और इतने प्रभावित व्यक्ति थे कि इनके पास यंग जनरेशन का यंग जो पर्सन थे उस समय के, ये प्रभावित थे और आज़ादी के लिए ये मर मिटने के भी तैयार थे। और इसीलिए उस समय गांधी जी से प्रभावित हुए और उसके बाद से 1939 में थोड़ा बहुत जो यंग थॉट्स और कुछ ओल्ड थॉट्स की वजह से कुछ उस समय में ऐसा चला कि उनको जो ब्रिटिश ने कुछ उनके खिलाफ कुछ ऐसे कंस्पिरेसी की और उनको लगा कि ये कांग्रेस में रहना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक यंग ब्लड को लेके एक 1939 में उन्होंने कांग्रेस से प्रेसिडेंट की पद से छोड़ के 39 में उन्होंने रिजाइन दी और 39 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक प्रतिष्ठा की, जिसका मकसद था भारतवर्ष में जो यंग थॉट्स है, यंग ब्लड है, उसको कैसे इकट्ठा करना और देश को कैसे ब्रिटिश की जो चुंगल से कैसे चुराया जाए।
और देश को कैसे आज़ादी ली, और उसी के समक्ष उसी के लिए ये अपना जीवन पूरा अपना ये पूरा जीवन दे दिए थी। और इसी को ब्रिटिश ने सोचा कि ब्रिटिश ये दूर तक सोचता है। ये ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, ब्रिटिश कभी भी छोटा नहीं सोचता। इसको पता था कि ये सुभाष चंद्र बोस एक भारत के लिए ये जो इनके ब्रिटिश के लिए खतरा हो सकता है, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बहुत बार इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके ये कभी-कभी भारत देश की बहुत बड़े-बड़े जेल में इसको डाला। कभी उत्तर में, कभी पूर्व में, ऐसे करते-करते एक बार इन्होंने सोचा कि देश को बचाने के लिए पूरे जो ब्रिटिश की जो और भी जो कंट्री है जो ब्रिटिश को नहीं पसंद है, इनसे हाथ मिलाना ज़रूरी है। और इन्होंने जब 1941 में जब इनको लगा कि देश को इनको हाउस अरेस्ट किया गया था, ये तब कोलकाता में थे, वेस्ट बंगाल में थे। इन्होंने घर से बाहर आना जाना नहीं चल पा रहा था, तो इनको घर के सामने बहुत सारे ब्रिटिश के जो सैनिक थे, वो ब्रिटिश के सैनिक बाहर में इनके घर के सामने थे, और इनके ये नहीं जानते कैसे यहाँ से बाहर जाएंगे, और खुद की भरोसा था। ये खुद पे स्ट्रगल करते थे, और एक इनका जो मजबूत इरादा था कि देश को हम आज़ादी देंगे, और किसी भी हाल में देश को आज़ादी देंगे, ब्रिटिश की चंगुल से हम छुड़ाएंगे। इसके लिए मुझे जो भी करना है मैं करूँगा, और इसके लिए इन्होंने सोचा कि हम रसिया जाएँगे। रसिया भारतवर्ष का एकमात्र एक अच्छा देश है जो मित्र भी है, और इनके सोच में आया कि किसी भी हाल में हम देश से बाहर जाएँगे, और इसीलिए 1941 में ये अपने आप को एक डिस्गाइज कर लिया और देश से छोड़ने की कोशिश की। और उस समय में अफगानिस्तान होकर खुद अकेले पैदल, कभी पैदल, कभी किसी के साथ काम करके, ऐसे करके ये अफगानिस्तान से लेके ये रसिया तक चले गए। अब रसिया में जाके तो स्टालिन, उस समय की जो सोवियत यूनियन थे, स्टालिन से मिलने की कोशिश की, लेकिन उस समय इनके पास ये जो सुभाष चंद्र बोस है, ये नाम वो लेके स्टालिन से नहीं मिल पाते। इसके लिए इन्होंने कोशिश की कि अलग सा नाम लेके ये स्टालिन के आसपास गए, लेकिन क्या हुआ, उस समय इनसे स्टालिन की कोई मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिश का जो स्पाई था सब इसके पीछे थे, क्योंकि जब ये भारत छोड़ के जा रहे थे, सबको पता चल गया था ये तो अब भारत छोड़ के चले गए, अब इसके पीछे सब लग गए, कैसे, कहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं। और इसके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी होते रहे, और इसको दबाने की, इसको मारने की बहुत सारी कोशिश करते रहे, लेकिन सोवियत यूनियन में तो स्टालिन से मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो, उस समय जो ब्रिटिश का, उस समय जो इंग्लैंड का जो महाशत्रु था जर्मनी जा सके, तो इसके लिए इन्होंने जर्मनी गए और हिटलर से मिले। अब हिटलर से मिलने के लिए आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि हिटलर से मिलने के लिए, हिटलर के उस समय में बहुत सारे हिटलर की भी तो बहुत सारे शत्रु थे, कौन से कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए हिटलर के बहुत सारे डैमी थे, यानी कि हिटलर जैसे देखने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो सामने वाले कहाँ से क्या आ रहे हैं उससे मुलाकात करते थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस एकमात्र इंसान थे जो हिटलर के एक डैमी ने आके उनसे पूछा, डैमी जैसे देखने वाले एक इंसान ने आके पूछा, आप कहाँ से आए हो, आप सुभाष चंद्र बोस हो, चलो आइए। तो उन्होंने कहा कि हमें हिटलर से मिलना है। तो हिटलर ने कहा, वो जो डैमी थे, हिटलर ने कहा कि हम ही हिटलर है। तो फिर भी
उन्होंने कहा कि हमें हिटलर से मिलना है। तो तब जाके बाहर जो अंदर घर में जो अंदर एक रूम में जब हिटलर को पता लगा कि ये जो दूर दृष्टि इंसान है, दूर तक देख सकता है कि कौन हिटलर है, कौन नहीं है। इनको पता चल गया कि ये हिटलर नहीं है और हिटलर ने अपने अंदर की घर से, अंदर की रूम से इन्हें इनवाइट किया, चलो आइए और उनसे मिले और उनका जो इरादा था, एकदम स्ट्रॉन्ग विज़न था कि किसी भी हाल में हमें भारत को ब्रिटिश की जो लूट, ब्रिटिश की जो चुंगल से हमें देश को बचाना है, इसके लिए आप हमें सहायता कीजिए। और उस समय में जर्मनी ने बहुत सारे जो अंग्रेज की सेना थे, आप शायद कुछ लोग जानते हैं, अंग्रेज की सेना में भारत की यंग जनरेशन को लिया जाता था, क्योंकि ये अंग्रेज कभी भी सामने नहीं आते। सामने आने के लिए ये भारत की सेना या भारत की यंग जनरेशन या अफ्रीकन की यंग जनरेशन को सामने ठेल देते थे उस समय की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय। तो उस समय जर्मनी में बहुत सारे भारतीय थे जो जर्मनी से जर्मन की सेनानायक उनको अरेस्ट किया गया था और जर्मनी के जेल में थे। तो उनको लेके सुभाष चंद्र बोस जी ने एक अपना टीम बनाया, आर्मी टीम बनाया और उन्हें प्रशिक्षण दी और जो जर्मन के कुछ सेनानायक भी उन्हें प्रशिक्षण दी और ऐसे करते-करते उन्होंने हिटलर ने कहा कि आप कोई यहाँ से तो आपको भारत वापस जाना चाहिए और वो भी चाहते थे भारत वापस जाए, लेकिन ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारत में आए और इसलिए 1942 के आसपास उन्होंने सबमरीन से उन्होंने जापान तक ये सुभाष चंद्र बोस को भेजा और ये जर्मनी ने बहुत सारी सहायता की सुभाष चंद्र बोस को ये जो आर्मी उनका आर्मी बनाने के लिए और जर्मनी से ये जापान तक आए और जापान तक आके इन्होंने उस समय में जो आईएनए बनाया और आईएनए इंडियन नेशनल आप जो ये इंडियन आईएनए और उस समय के आईएनए इसमें फर्क है। ये उस समय था इंडियन नेशनल आर्मी और उन्होंने बनाया ये तो वो उस समय यंग ब्लड को लेके बनाया और उस समय की वहाँ की जो जापान सरकार ने भी जापान की गवर्नमेंट ने भी भारत को सहायता की। इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी सहायता की और उन्होंने कहा कि आप हवाई जहाज से नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश हवाई जहाज की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने 1943 में सुमात्रा, आप जो इंडोनेशिया जानते हो, वहां से उनको जापान ने भी एक सबमरीन दी और सबमरीन से वो सुमात्रा तक आए और सुमात्रा तक आके उन्होंने सिंगापुर आए और सिंगापुर में अपना जापानी कुछ फौज के साथ उन्होंने एक कौशल बनाया कि हम उस समय भारत पे जो ब्रिटिश राज थे, ब्रिटिश के हम खिलाफ हम अपना सारे आर्मी लेके जो उस समय ट्रेंड आर्मी कुछ बनाया था, ये आर्मी लेके उन्होंने अटैक करने की सोचा और सोचे कि हम कैसे अटैक करें। और इसी के समय में भारत को जो स्पाई थे, भारत में जो स्पाई थे, ब्रिटिश के जो स्पाई थे, उनको पता चल गया था कि सुभाष चंद्र बोस एक बड़ा कुछ बनाना चाहते और भारत को पे अटैक करना चाहते। और इसी के हाल में और जो 1944 और 1945 के उस समय में जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय में क्या हुआ, जापान पे अटैक कर दिया और जापान ने अभी सुभाष चंद्र बोस को किसी भी तरह से सहायता नहीं कर पा रहा था। अब सहायता के हिम के वास्ते से इनको एक ऐसी परिस्थिति में ये पड़ गए कि इनको पता भी नहीं चला कि क्या क्या करना है और ये सोचते रहे कि किसी भी हाल में हमें भारत को बचाना है और ब्रिटिश की जो चुंगल से हमें बचाना है। और इन्होंने अपना जो आईएनए कुछ अपना ब्रिटिश पे
अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कंस्पिरेसी थी, जो कंस्पिरेसी की वजह से जो सुनने में आए उस समय भी कंस्पिरेसी, ये तो कोई इसका पुख्ता सबूत भी नहीं है। कि कहा जाता है कि एक प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो जाता है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, भारत के पास भी नहीं है और ना कोई इंटरनेशनल मीडिया के पास भी है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो इसका एक ब्रिटिश का ये जो पॉलिसी था कि किसी भी हाल में सुभाष चंद्र बोस को और इनके जो फौज को भारत में नहीं घुसने देंगे। और उस समय भारत के कुछ कंस्पिरेटर थे जो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस का भारतवर्ष में आए और ब्रिटिश के चंगुल से इनके भारत को बचाए। और आज जो ये जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो भारत सरकार से हमारी ये निवेदन है कि भारत सरकार भी ब्रिटिश की ये जो पॉलिसी थे, भारत के जो सुभाष चंद्र जी बोस जी के कैसे उनका जो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल है, ये जो इंस्पिरेशनल लाइफस्टाइल थे, इसके विषय में पूरे भारतवर्ष में एक शिक्षा की तरफ से, एक इंस्पिरेशन की तरफ से, आइडियोलॉजी की तरफ से इसका ये सारे पुस्तक में एक अध्याय हो सके, क्योंकि ये यूथ आइकॉन थे और एक यूथ आइकॉन की आइडियोलॉजी यदि हम फॉलो करें तो देश हित के लिए नेशनलिज्म पे या आप सर्वोपरि एक जो हम कह सके कि हमारी देशभक्ति, इस पे हम जगा सके। और ये भारत सरकार को भी आज ये कदम उठाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए कि आज तो नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पे एक हमारी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। इसके साथ साथ भी हमारी जो सारे जनता, सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स, सारे भारतवर्ष की सारे स्कूल के स्टूडेंट ये जान सके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कैसे थे, क्यों उन्होंने, उनका योगदान कैसा रहा, ये होना जरूरी है। क्योंकि ये यदि हम अपना हिस्ट्री यदि भूल जाए तो हमारे देश के लिए खतरा है। और किसी भी सभ्यता उसके टिके रहते उसके हिस्ट्री से। यदि हम ये हिस्ट्री भूल जाए तो हिस्ट्री भूलना उचित नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम में देखे गए थे कि सुभाष चंद्र जी के बारे में कुछ जगह में, वेस्ट बंगाल में कुछ की वहाँ पे कुछ चर्चा होते हैं, ज्यादातर चर्चा इसके बारे में कहाँ पे नहीं हो पाते। ज्यादा से ज्यादा कोई ज्ञान हमारी देश की ज्यादा या साउथ में जाइए या अन्य प्रदेश में जाइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं। मैंने आपके माध्यम से ये मैं एक शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक 2016 या 17 के पास एक समय में, एंड ऑफ द 16 में भी, तो उस समय में मैंने एक मंत्री से मिला था। वो एक बाहर के राज्य के मंत्री थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा। तो मैंने उसे बताते उन्होंने ऐसे कुछ टिप्पणी कर दी कि मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है, उनके पास ऐसे नॉलेज नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कोई अच्छी नॉलेज नहीं है, जो भी है गूगल से पढ़ के उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि सारे नॉलेज ये ठीक नहीं है, भारत की ऐसे नहीं है कि सारे नॉलेज आप गूगल से ही पढ़ सको, कि भारतवर्ष को ये भी कदम उठाना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई जाने। मैं उसको दोष नहीं देना चाहता हूँ मंत्री को, क्योंकि उनके पास क्वालिटी नॉलेज नहीं था। सुभाष जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और टेक्निकल खामी के कारण वीडियो में हमारे साथ में शक्ति जी नहीं जुड़ पाई हैं, परंतु ट्विटर स्पेस में जुड़ चुकी हैं। और हम थोड़ा सा शक्ति जी के पास चलते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है ट्विटर स्पेस से भी वो रिमूव हो जाए, किसी कारण से कट हो जाए। तो चलते हैं शक्ति जी के पास भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं। और शक्ति जी नमस्कार। शक्ति दुबे जी नमस्कार। शक्ति जी नमस्कार। जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है।
शक्ति जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है लगता है, क्योंकि आप वीडियो में भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑडियो में भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ट्विटर स्पेस में भी। शक्ति जी, यदि ठीक है। आप बात को सुन पा रही हैं तो आप किसी दूसरे मोबाइल से ट्विटर स्पेस में जुड़ जाइए, कोई दूसरी आईडी से, या नेटवर्क जहां पे ठीक हो वहां पे आप आके तो वहां से जुड़ जाइए। चलिए बात कंटिन्यू करते हैं, तब तक वो जुड़ रही हैं। और सुभाष जी, जी शक्ति जी बोलिए। चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। और सुभाष जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और लगभग तथ्यात्मक जानकारी आपने बताई है, तो हम तो आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं सुभाषिष भट्टाचार्य, सुभाष बाबू से जाना जाता हूँ। तो मैं एक बंगाल से रहने वाला हूँ और भारतवर्ष में बहुत सारी जगह में एजुकेशन पर्पस मेरा योगदान रहता है। और मैं वेस्ट बंगाल में एसबी एजुकेयर नाम से एक मेरा कोचिंग सेंटर है, जो मैं यहाँ की हमारी रहता है कि जो भारतवर्ष यहाँ की जो विलेज की स्टूडेंट है, जो हमारी विलेज की स्टूडेंट है, उनके पास वो सहमियत नहीं होता कि मॉनेटरी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं मेरी तरफ से जो भी हो सके कि अच्छी शिक्षा मिल सके, क्वालिटी शिक्षा मिल सके, इसके बारे में मैं अपना कोचिंग चलाता हूँ। और एज अ स्ट्रैटेजिस्ट मैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे स्ट्रैटेजिस्ट ऐसे स्ट्रैटेजी लॉन्च करता रहता हूँ। और मेरा योगदान रहता है कि भारतवर्ष की जो टैलेंट्स है, मेरिट्स है, और जो हमारी ये जो सोच है, यंग सोच है, इनको भारतवर्ष के हित के लिए कैसे काम में लेगा जा सके, और इसी के हिसाब से मैं कार्य पद्धति करता हूँ। थैंक यू। सुनाई दे रहा है दिनेश जी? दिनेश जी? जी बिल्कुल सुभाष जी, सही आप बोले। और चलिए आप कुछ देशभक्ति के गीत भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम देशभक्ति के गीत के साथ व्यक्तिगत विचार और सवाल है, तो कुछ देशभक्ति के गीत भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आप काफी ठीक अच्छे है, गायन भी करते हैं। हाँ, जी गीत मैं एक सुना दूंगा। ये एक सुभाष चंद्र बोस जी के आधार पे है, जो हम सब जो सोचते हैं कि हमारी जो आर्मी का जो जीवन है, जो जोश से भरी है, कि उनका जी जो कठिन जीवन है, जी उन्हीं के आधार पे ये संगीत है। तो सुनिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। थैंक यू। ये छोटा सा जो संगीत है, इनका जो बिल्कुल आधार है, मूल मंत्र है, आपका जो जीवन है, ये कदम के कदम से साथ आप बढ़ाते जाओ, और जो भी मंजिला मिले, वो मंजिला आप जो उस समय में था कि ब्रिटिश के चंगुल से भारत को आज़ादी देना। और ये आज़ादी जो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का जो मकसद था, आज़ादी यानी कि जो किसी भी तरह से हमें देश को सुरक्षित करना, और उसी के हिसाब से ये एक सुभाष चंद्र बोस जी हमारे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है, यूथ आइकॉन है। तो ये यूथ आइकॉन है क्योंकि इनके पास इनका जो जीवन था,
ये जीवन, ये हमारी जीवन को हमें भी प्रभावित करते हैं, और यंग जनरेशन को भी प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि यूनिटी की, भारतवर्ष में अभी जो यूनिटी जो ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक प्रदेश से हूँ, भारत के अभी 28 प्रदेश हैं। सारे प्रदेश को यूनिटी में एकजुट होना ज़रूरी है, और सभी राज्य को नेताजी की जो लाइफ़स्टाइल है, नेताजी की जो आइडियोलॉजी है, इनके हिसाब से इनके ऊपर सारे स्टडी करना चाहिए, और अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे लाइफ लीड कर सके, कैसे डिसिप्लिन लाइफ लीड कर सके। और इसी के लिए मुझे लगता है कि भारत में वर्ष में आईएनए की तरफ से जो अभी के जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसी के तरह से हर स्कूल के जो बच्चे और के एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर सके, क्योंकि देखिए सब कुछ शुरू होना जरूरी है कि स्कूल से। तो इसी के हिसाब से एक हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आर्मी के गाइडेंस पे हर स्कूल के नौजवान को एक कैसे हमारी आर्मी लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन कैसे लाइफस्टाइल लीड कर सके, ये एक ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है, और सभी नौजवान इसमें भाग ले सके। और इससे क्या होगा, हम एक सुरक्षित जीवन बिता सके और आने वाले भारतवर्ष को भी महान बना सके। यही हमारे ये विचार है। चलिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो हम ट्विटर स्पेस के साथियों से भी बातचीत कर लेते हैं। और चूंकि ट्विटर स्पेस में कुछ ही लोग जुड़े हैं आज, टेक्निकल दिक्कत के कारण आज कुछ ज्यादा ही टेक्निकल इशू आ रहा है और मौसम भी खराब है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय जी, राजेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? राजेंद्र शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शिव भारद्वाज जी के पास चलते हैं। शिव भारद्वाज जी, आपको कुछ बोलना है? शिव भारद्वाज जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद आज ट्विटर स्पेस में कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही है और टेक्निकल दिक्कत के कारण आज इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जाते जाते आप कोई अच्छा सा देशभक्ति गीत सुना दें। देखिए, आज ही देशभक्ति गीत मैं तो मेरा जो देशभक्ति गीत है एक ही मैंने लिखा है। तो मैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जो स्टडी जो किए हैं, तो मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो आज जो प्रोग्राम है, इसी के आधार पे होना जरूरी है। और इसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे किताब पढ़े हैं, और उसमें देखा जाता है कि हमारी जो सिलेबस मेकिंग होता है, वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जीवनी जो बायोग्राफी दिया जाता है, तो बाहर की कंट्री के बहुत सारे व्यक्ति के दिया जाता है, लेकिन भारतवर्ष की जो महान पुरुष है, उनके जीवन कथा नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे लगता है भारतवर्ष की जो भिन्न राज्य की हुई है, वहाँ की भी जो फ्रीडम फाइटर्स है, वहाँ की भी जो महान मनुष्य है, महान व्यक्ति है, उनकी जीवन कथा भी हमारी सिलेबस में आना जरूरी है। और ये जो बाहर की जीवन कथा पढ़ाते हम अपने संस्कृति भूल चुके हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी हम भूल चुके हैं। और ऐसे ही ये सुभाष चंद्र जी के भी जीवन कथा, और भी अन्य व्यक्ति का, स्वामी विवेकानंद जी का, और भी जो बड़े व्यक्ति थे, वहाँ की भी, उनके भी जीवन कथा हमारी सिलेबस में आना जरूरी है। इससे क्या होगा, हम एक अच्छे भारतवर्ष को हम बना सकेंगे। और यही आपके समक्ष हमारी देश के विषय में विचार आपके समक्ष पेश किया। जी बिल्कुल सुभाष जी, आपके विचार काफी अच्छे हैं। और चलिए, चूंकि जाते जाते हम कुछ देशभक्ति के गीत गुनगुनाएं और इस कार्यक्रम की समाप्ति देशभक्ति गीत से हो। जी सुभाष जी। तो यही मैं दोहराना चाहता हूँ, वही गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर।
उड़ा के दुश्मनों कसर जो से बतन बराए जा, कदम कदम बराए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बराए जा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और सभी को जय हिंद, जय भारत और सुभाष चंद्र बोस जी को सादर नमन। इसी के साथ यह कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।